अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। रियासत ने डंडा चला दिया है, बाकायदा फौजी तर्जुमान अब सामने आ गए हैं और इस खबर के आने से पहले कि फौजी तर्जुमान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इस्लामाबाद में मौजूद तहरीक इंसाफ के दफ्तर पर छापा मारा गया। उस दफ्तर पर छापा मारा गया जिसके हवाले से कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बार बार जिक्र होता था। मुझे याद है तकरीबन 3 से 4 जो गुज़िश्ता कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस रही हैं, उसमें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की प्रेस रिलीज में एक लफ्ज बार बार आता था और वो लफ्ज होता था डिजिटल दहशत गर्दी, यानी जो है वो डिजिटल टेररिज्म। अब ये जब लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था तो हम जो है वो इसको समझ जाते थे। ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है ये तहरीक इंसाफ के लिए और तहरीक इंसाफ के खास तौर पे उस सोशल मीडिया ब्रिगेड की जानिब से इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि डिस इंफॉर्मेशन फैलाते हैं, इंफॉर्मेशन नहीं डिस इंफॉर्मेशन फैलाते हैं, इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं जिससे पाकिस्तान की साख को नुकसान हो, पाकिस्तान की सलामती को नुकसान हो, पाकिस्तान में अफरा तफरी हो। जिस तरह गुज़िश्ता दिनों बन्नू में जो मामलात हुए, एहतजाज हुआ, बाकायदा जो तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया था उसने ये खबरें फैलाई कि बन्नू में शायद फौज और अवाम जो है वो आमने सामने आ गई हैं, अवाम को जो है वो फौज ने कत्ल करना शुरू कर दिया है। इस तरह की डिस इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही थी। अब ये जो डिस इंफॉर्मेशन के मराकज हैं तहरीक इंसाफ के, ये मुल्क में भी हैं और बैरून मुल्क भी हैं। बैरून मुल्क में अमेरिका में, यूके में और दीगर ममालिक में बाकायदा वहां पर जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं, उनको हायर किया हुआ है। और पाकिस्तान में भी चंद ऐसे लोग हैं या फिर जो तहरीक इंसाफ के दफ्तर हैं वहां से ये सारा ऑपरेशन किया जाता है। अब हुआ क्या है? हुआ ये कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले खबर आई कि इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का जो दफ्तर है, मरकजी दफ्तर है, वहां पर छापा मारा गया है। और छापा जो है वो खबर में बताया गया कि इंटेलिजेंस जो एजेंसीज की इंफॉर्मेशन थी, मालूमात थी, ठोस मालूमात थी, शवाहिद थे, उसकी बुनियाद पर मारा गया और वहां से मुख्तलिफ जो डिजिटल आलात थे जो पाकिस्तान में डिस इंफॉर्मेशन फैलाने के लिए इस्तेमाल हो रहे थे उनको अपनी तहवील में ले लिया गया। अब जब ये छापा मारा गया उसके बाद जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा है रऊफ हसन, उनको हिरासत में लिया गया, उनको गिरफ्तार किया गया। साथ साथ बैरिस्टर गौहर जो है उनके हवाले से भी खबर आई, उनको भी हिरासत में लिया गया है। अब जो रऊफ हसन है उनकी गिरफ्तारी बड़ी अहम है। उसकी वजह यह है कि ये जो पूरा धंधा है डिस इंफॉर्मेशन का, पाकिस्तान की रियासत को चैलेंज करने का, मुख्तलिफ अफवाहों को खबरों में जो है वो फैलाने का, सोशल मीडिया पे खास तौर पे ये जो धंधा है इसके पीछे कहा जाता है कि रऊफ हसन का हाथ है। बाकायदा जो रऊफ हसन है वो तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी तो करते हैं, बाकायदा टॉक शोज में आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन वो एक पेड मुलाजिम है। बाकायदा रऊफ हसन को तकरीबन 5 से 7 लाख रुपए माहाना तनख्वाह दी जाती है। साथ साथ दीगर जो मराहत हैं जिसमें गाड़ी हो गई, फ्यूल हो गई, लैपटॉप हो गए, दफ्तर के मामलात हो गए, वो सारी सहूलियात जो है वो रऊफ हसन को दी जाती हैं। ये मैं नहीं कह रहा, बाकायदा ये दावे सामने आ चुके हैं। फवाद चौधरी भी इस बात का इंकशाफ कर चुके हैं और रऊफ हसन जो है इसकी तरदीद कभी भी उन्होंने आज तक नहीं की है। अब रऊफ हसन को जो हिरासत में लिया गया है, अगर रऊफ हसन साहब से तहकीकात की जाए, तफ्तीश की जाए तो बहुत सारे जो मामलात हैं वो सामने आ सकते हैं कि किस तरह इंटरनेशनल सतह पे, बैनुल अक़वामी सतह पे और मकामी सतह पे पाकिस्तान के अंदर ये पूरा नेटवर्क चलाया जा रहा है जिसको फौज जो है डिजिटल टेररिज्म, डिजिटल दहशतगर्दी का नाम दे रही है। अब इस डिजिटल दहशतगर्दी से एक तो फौज पर अटैक किया जाता है, फौज के खिलाफ ट्रेंड चलवाए जाते हैं, वीडियोस बनवाई जाती हैं, मुख्तलिफ पम्फलेट्स बनवाए जाते हैं। जिस तरह गुज़िश्ता दिनों जो है वो आज से चंद माह पहले आपको याद होगा सकूती ढाका वाला मामला, फॉल ऑफ ढाका वाला मामला जो है वो तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ सोशल मीडिया हैंडल से सामने आया, जिसमें जनरल बाजवा की तस्वीर लगाई गई, जनरल आसिम मुनीर की तस्वीर लगाई गई, शेख मुजीब की तस्वीर लगाई गई, इमरान खान की तस्वीर लगाई गई और माहौल इस तरह का बनाया गया। डिजिटल जो टेररिज्म है, डिजिटल दहशतगर्दी है, उनके प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए माहौल ऐसा बनाया गया कि पाकिस्तान में इंतशार फैले, अफरा तफरी फैले, अदम इस्तेहकाम हो, लोग जो है वो सोचने पर मजबूर हो जाए कि पाकिस्तान में शायद वही मामलात होने वाले हैं जो 1971 में थे। तो इस तरह की खबरें जो है वो फैलाई जाती है, एक हिजान बर्पा किया जाता है ताकि हमेशा अफरा तफरी रहे। और इसका जो टारगेट है वो टारगेट क्या है? टारगेट है कि जो मईशत है उसको स्टेबलाइज नहीं होने देना, उसको इस्तेहकाम में आने नहीं देना। जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज जो है वो परफॉर्म कर रही है उसको परफॉर्म नहीं करने देना, उसके हवाले से खबरें फैलानी है ताकि जो सरमायाकार है उसका जो एतमाद है उसको ठेस पहुंचे, सरमायाकार भी सोचे कि आने वाले दिन पता नहीं सियासी तौर पर मुस्तहकम होंगे नहीं होंगे, लिहाजा सरमायाकारी की जाए या ना की जाए। फिर जो अदालती महाज पर तहरीक इंसाफ की पुष्ट बनाई
की जा रही है, वहां से भी इस तरह का तासुर मिल रहा है कि शायद जो अदालतें हैं वो तहरीक इंसाफ को दोबारा रिवाइव करना चाहती हैं, दोबारा इख्तिदार में लाना चाहती हैं। लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट और अदालतें हैं, अब इनकी जो वारदातें माजी में रही हैं, आपने देखा है जब जब जो अदालतें हैं वो एक्टिव हुई हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट की इशारे पे हुई है, चाहे वो साकिब निसार की कोर्ट हो, चाहे वो गुज़िश्ता जितनी भी कोर्ट्स आई हैं उनमें एक इशारा होता है एस्टेब्लिशमेंट का, अदालतें मुतहरिक हो जाती हैं। इफ्तिखार चौधरी वाला आपको याद होगा, यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल कर दिया गया था। तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमेशा इनका गठजोड़ रहा था, लव अफेयर रहा था। लेकिन अब क्या हुआ है? अब हुआ यह है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक अलग सिमत खड़ी हो गई है और जो अदालत जो है वो अलग सिमत खड़ी हो गई है। अब अदालत जो है उसका प्यार जो है वो इमरान नियाजी है, हैंडसम इमरान नियाजी है, जबकि जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका प्यार जो है वो अब हैंडसम इमरान नियाजी के लिए खत्म हो चुका है। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो हैंडसम इमरान नियाजी है वो गले की हड्डी बन गया है एस्टेब्लिशमेंट के लिए। अब ये दोनों एक सफे पे नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट और अदालत। लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की एक सियासी हकीकत भी है, यहां पर फैसले वही होते हैं, वही जो है वो सियासी तौर पे प्रिवेल करता है जिसको एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद होती है। अब इसको आप खुशकिस्मती कहें, पाकिस्तान की बदकिस्मती कहें, लेकिन सियासी हकीकत यही है। लिहाजा अब जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ये तहिया कर बैठी है कि तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते। इसीलिए जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी दो टोक पैगाम दे दिया है। बाकायदा तहरीक इंसाफ को पैगाम दिया गया है, इमरान खान को पैगाम दिया गया है और तहरीक इंसाफ के उन तमाम लोगों को पैगाम दिया गया है जो रियासत से जंग करना चाहते हैं, रियासत के आगे आके खड़े होना चाहते हैं, रियासत से टक्कर लेना चाहते हैं, रियासत को शिकस्त देना चाहते हैं। उन तमाम लोगों को पैगाम दे दिया गया है कि रियासत डट के खड़ी है, जो करना है आप कर लो, चाहे वो जजेस हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ पे जो कहने वाले हैं असद कैसर जैसे लोग कि अब जंग होगी, उस तरह के रहनुमा हो। अब जो रियासत है वो इतनी पॉजिटिव क्यों है? सवाल ये पैदा होता है कि जो इमरान खान है उसके हवाले से जो रियासत है उसने ये फैसला, इतना एक्सट्रीम फैसला क्यों कर लिया है? उसके पीछे है एक 5 साला मंसूबा। जनरल कमर जावेद बाजवा का जो मंसूबा था वो 10 साला मंसूबा था। जनरल आसिम मुनीर का जो कहा जाता है वो 5 साला मंसूबा है। और वो 5 साला मंसूबा क्या है? वो मंसूबा है SIFC, यानी कि पाकिस्तान को माशी तौर पर इस्तेकाम देना। इसीलिए जनरल आसिम मुनीर का ये आइडिया था। बाकायदा शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो इस बात का इजहार भी किया था कि जो SIFC का ब्रेन चाइल्ड है, यानी ये जो कह लीजिए कि सामने लाया है सारा मामला, वो जनरल आसिम मुनीर का था कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जाए। यानी जितने भी पाकिस्तान में सरमायाकार हैं, सरमायाकारी करना चाहते हैं बैरूनी दुनिया से, वो इस SIFC के तहत जो है वो सरमायाकारी करें ताकि वन विंडो ऑपरेशन हो जाए। अब ये जो SIFC है ये कोई 1 साल का मंसूबा नहीं है, 2 साल का मंसूबा नहीं, ये 5 साल का मंसूबा है। और इस 5 साला मंसूबे में पाकिस्तान की जो मईशत है उसको इस्तेहकाम देना है। अब उस इस्तेहकाम देने के लिए IMF की जरूरत है। जब हुकूमत बन रही थी तो वजीर खजाना कौन होगा, ये $1 बिलियन सवाल था, बल्कि मिलियन नहीं $1 बिलियन सवाल था। सब कहते थे भाई इस पे जो है वो कौन सा बाम है, इसहाक डार साहब वजीर खजाना होंगे। लेकिन बाद में जो मोहम्मद औरंगजेब साहब हैं उनका नाम अचानक सामने आया तो कान खड़े हो गए कि आखिर मोहम्मद औरंगजेब साहब को क्यों लाया गया। तो मोहम्मद औरंगजेब साहब जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं। लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है? एस्टेब्लिशमेंट चाहती है हमने जो बाजवा डॉक्ट्राइन के नाम पे मुल्क का कबाड़ा कर दिया था इमरान नियाजी को तख्त पे बिठा के, लिहाजा उसको दुरुस्त किया जाए, सारी जो गलतियां थी माजी की उसको ठीक किया जाए। इसीलिए SIFC जो है वो सामने लाई गई। अब SIFC क्या कर रही है? SIFC जो 5 के करीब जो सेक्टर हैं उनमें सरमायाकारों को लाना चाह रही है, उनमें सरमायाकारी करवाना चाह रही है। उसमें एक माइनिंग है, यानी कि जो कह लीजिए मादनियात का सेक्टर है वो है, कॉर्पोरेट फार्मिंग है, IT है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर और डेयरी फार्मिंग है, यानी ज़राअत और डेयरी फार्मिंग है, और साथ साथ एनर्जी और डिफेंस प्रोडक्शन है। ये वो सेक्टर हैं जिसमें SIFC की ये सोच है, यानी एस्टेब्लिशमेंट की, जनरल आसिम मुनीर की ये सोच है कि अगर यहाँ पे बड़ी सरमायाकारी होती है तो 5 सालों में हमें एक रिवाइवल नजर आ जाएगा, मईशत का रिवाइवल नजर आ जाएगा। लेकिन उस रिवाइवल में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान है, क्योंकि वो पाकिस्तान में इस्तेहकाम आने नहीं दे रही। चाहे वो कह लीजिए सऊदी अरब से यहाँ पे सरमायाकारी हो, चाहे UAE से, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से पाकिस्तान में सरमायाकारी हो, सऊदी जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उनके हवाले से खबर आई थी कि वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे। लेकिन बाद में कोई भी जो गैर मुल्की सरबराह है, जब ये खबर आती है या ये वो प्लान करता है कि वो पाकिस्तान का दौरा करेगा, तो वो देखता है कि सियासी माहौल क्या है। लेकिन जो तहरीक इंसाफ है वो एक इंतशारी पार्टी, इंतशारी टोला बन चुका है, वो पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आने नहीं देना चाहती
दी या नहीं आने देगी, और उसकी जिद है कि इमरान खान को दोबारा वजीर आजम बनाया जाए, चाहे जो है वो उसको फौज जो है वो उठाए और तख्त पे दोबारा बिठा दे। तो ये वो मामलात हैं जो पाकिस्तान में जो है वो एक चैलेंज बने हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट के लिए, हुकूमत के लिए और रियासत के लिए। और क्या इस पर अमल दरामद होगा? DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें क्लियर कट मैसेज है कि कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, कोई नरम हाथ नहीं रखा जाएगा, और जो डिजिटल दहशतगर्दी है उसको कह लीजिए सिरे से जो है वो कुचला जाएगा। अगर फौज ये सोच रही है, इस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बंद करके, यानी यूट्यूब को बंद करके, ट्विटर को बंद करके, फेसबुक को बंद करके, इंस्टाग्राम को बंद करके, टिकटॉक को बंद करके वो अपने मकासद हासिल कर लेगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको इसका कोई ठोस हल निकालना पड़ेगा। चाहे आप फायरवॉल लगा लें, चाहे आप कुछ भी कर लें, ये हल जो है वो इस तरह नहीं निकलेगा। अगर आपके जहन में चाइना का मॉडल है तो फिर चाइना की इकोनॉमी भी होनी चाहिए कि लोग वहां पे माशी तौर पे कितने खुश हैं अपनी हुकूमत से। तो अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बंद करेंगे, ये आपको बैकफायर करेगा। और आईटी तौर पे, यानी जो आईटी को ये फरोग देना चाह रही है, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सोच ये है कि आईटी को फरोग दिया जाए। अगर इन प्लेटफॉर्म्स को बैन किया जाता है तो इसका जो है वो खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और जो आईटी में सरमायाकार हैं, इन्वेस्टर हैं, वो शायद पाकिस्तान कभी नहीं आएंगे। तो फिर इसका तोड़ निकालिए, ऐसा तोड़ निकालिए जो प्रैक्टिकल सोल्यूशन हो, जिस पर अमल दरामद किया जा सके और जिस पर अमल दरामद होता हुआ नजर भी आए। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। आप क्या समझते हैं, आपकी क्या सोच है, नीचे कमेंट करके बताइए। क्या इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बंद करके कोई हल है? नीचे कमेंट करके अपनी राय दें। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके आप भी अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।